जरा एक बेहद खौफनाक परिदृश्य की कल्पना करते हैं। कोई व्यक्ति अपने ही घर में है, अपने ही सुरक्षित बेडरूम में, बाहर से कोई ताला नहीं लगा है और हाथों में कोई हथकड़ी भी नहीं है। हाँ, और खिड़की से बाहर की दुनिया बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही होती है। बिल्कुल। लेकिन वो इंसान पसीने से तरबतर है, अपनी जगह से हिलने तक से खौफ खा रहा है और उसे पूरा यकीन है कि वो पुलिस की एक बेहद सख्त कैद में है। जबकि वो अपने ही घर में है। वही तो। और ये सब हो रहा है सिर्फ एक स्मार्टफोन की स्क्रीन और एक वीडियो कॉल के जरिए। ये सच में बहुत डरावना है, क्योंकि इस डिजिटल जेल की कोई ईंट पत्थर की दीवारें नहीं होती। सही बात है। ये दीवारें उस इंसान के अपने दिमाग, उसकी घबराहट और एक बेहद शातिर तरीके से बुने गए भ्रम से खड़ी की जाती हैं। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा का मुख्य विषय यही खौफनाक जाल है, जिसे डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया है। डिजिटल अरेस्ट, आजकल ये टर्म बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ इस अपराध के डरावने स्वरूप को समझना नहीं है, बल्कि उस बड़े ऐतिहासिक प्रहार का विश्लेषण करना है जो भारत में इस नए जमाने के साइबर खतरे के खिलाफ किया गया है। बिल्कुल। आज हम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की विस्तृत जांचों को डिकोड करेंगे। और इसके साथ ही सरकार और टेक कंपनियों ने जो कड़े कदम उठाए हैं उन पर भी बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मायाजाल आखिर बुना कैसे जाता है और कैसे एक झटके में 9,400 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ध्वस्त किया गया। 9,400 अकाउंट्स, ये छोटी बात नहीं है। और भविष्य के लिए क्या तकनीकी ढालें तैयार हो रही हैं, ये भी देखेंगे। देखिए, तकनीक ने अपराध का पूरा ढांचा ही बदल के रख दिया है। एकदम सही कहा। पहले अपराधी को किसी इंसान तक पहुंचने के लिए उसके घर का दरवाजा तोड़ना पड़ता था। आज उसे सिर्फ एक स्क्रीन तक पहुंचना है। और ये तकनीकी बदलाव अपराध की गति और उसके दायरे दोनों को असीमित कर देता है। असीमित यानी बॉर्डरलेस, कोई लिमिट ही नहीं। हाँ, इसीलिए डिजिटल अरेस्ट के काम करने के तरीके को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मूल रूप से साइबर जबर वसूली या कहें कि साइबर एक्सटॉर्शन का एक बेहद एडवांस्ड रूप है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, मतलब शुरुआत कैसे होती है? देखिए, अपराधी किसी आम व्यक्ति को वीडियो या ऑडियो कॉल करते हैं और खुद को सीबीआई, पुलिस, कस्टम विभाग या यहाँ तक कि रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं। अच्छा, आरबीआई का भी नाम यूज करते हैं? बिल्कुल। वे दावा करते हैं कि उस व्यक्ति के नाम से कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स हैं, या उसके बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क के लिए किया जा रहा है। बाप रे, ये तो सीधे तौर पर सत्ता और अधिकार का मुखौटा पहनकर डराने की रणनीति हुई। एग्जैक्टली। और आम इंसान जिसने शायद कभी पुलिस स्टेशन का अंदरूनी हिस्सा तक नहीं देखा होता, ये सुनते ही स्वाभाविक रूप से दहशत में आ जाता है, पैनिक कर जाता है। और इसमें उनकी गलती भी नहीं है, कोई भी डर जाएगा। और इसी दहशत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब शिकार पूरी तरह से डर के साए में आ जाता है, तब ये फर्जी अधिकारी उसे बताते हैं कि वो अब डिजिटल अरेस्ट के अधीन है। मतलब आप ऑफिशियली अरेस्ट हो चुके हैं, बट डिजिटली। हाँ, जिसका सीधा सा मतलब ये बताया जाता है कि उसे लगातार बिना फोन काटे कैमरा के सामने बैठे रहना होगा। ओ वाओ, बिना फोन काटे? हाँ, और ये कोई 15-20 मिनट की बात नहीं होती। ये प्रक्रिया कई घंटों से लेकर कई दिनों तक खिंच सकती है। दिनों तक? मतलब इंसान सोएगा नहीं? नहीं, शिकार को किसी परिवार वाले से बात करने, वॉशरूम जाने या यहाँ तक कि एक गिलास पानी पीने के लिए भी कैमरा पर मौजूद इन अधिकारियों से इजाजत मांगनी पड़ती है। ये तो बेहद खौफनाक है। और अंत में जब व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है, तब मामला रफा दफा करने या खातों के वेरिफिकेशन के नाम पर लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। ये तो एक तरह से वर्चुअल किडनैपिंग हो गई, यानी आभासी अपहरण। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, वर्चुअल किडनैपिंग। असल जिंदगी में कोई किसी को वैन में डालकर किसी गुप्त ठिकाने पर नहीं ले गया है। इंसान अपने ही सोफे पर बैठा है, लेकिन खौफ इतना गहरा है कि अपहरण हो चुका है और वो व्यक्ति अपनी ही रिहाई की फिरौती खुद अपने हाथों से ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है। बिल्कुल, वो अपने ही डर का कैदी बन जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। अक्सर खबरें आती हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग, मतलब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स, वो भी इस फर्जी डिजिटल जेल में फंस जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम बात है स्कैम में। तो
क्या वीडियो कॉल की स्क्रीन देखकर ये पता नहीं चलता कि बैकग्राउंड में असली पुलिस स्टेशन नहीं है? क्या ये हैकर्स किसी हॉलीवुड स्टार की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? यहीं पर तकनीक और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत खतरनाक संगम देखने को मिलता है। तकनीक के मोर्चे पर वे ग्रीन स्क्रीन, डीप फेक आवाजें और बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन जैसी रिकॉर्ड की गई आवाजों का यूज करते हैं। अच्छा, जैसे वायरलेस सेट की कर्कश आवाज या लगातार कंप्यूटर पर टाइपिंग की आवाज। एग्जैक्टली। लेकिन जो चीज असल में उन्हें कामयाब बनाती है वो तकनीक नहीं है, वो है इंसानी दिमाग की फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया, जो डर के वक्त एक्टिव होती है। हाँ, इसे साइकोलॉजी में एमिगडाला हाईजैक भी कहते हैं। जब किसी को अचानक बताया जाता है कि उस पर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकदमा दर्ज हो गया है, तो डर के कारण दिमाग का लॉजिकल हिस्सा यानी तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ओ, यानी तार्किकता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। बिल्कुल सही। जहां दिमाग बैकग्राउंड की कमियों या फर्जी लोगों को पकड़ने के बजाय सिर्फ उस तत्कालिक खतरे पर फोकस करता है। यही कारण है कि इंसान ये सोचने का समय ही नहीं निकाल पाता कि कोई भी असली जांच एजेंसी व्हाट्सएप या स्काइप कॉल पर पूछताछ क्यों करेगी। सही बात है। असली पुलिस व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल क्यों करेगी? अपराधी इसी पैनिक विंडो का पूरा फायदा उठाते हैं और ये मनोवैज्ञानिक प्रहार इतना तेज और व्यापक हो चुका था कि हर गली मोहल्ले की आम पुलिसिंग इसके लिए नाकाफी साबित हो रही थी। मतलब लोकल पुलिस स्टेशन इसको हैंडल नहीं कर सकता था, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के हस्तक्षेप की जरूरत थी। बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना पड़ा। हाँ, 9 फरवरी को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और इन फर्जी अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुओ मोटू संज्ञान लिया। सुओ मोटू यानी बिना किसी अपील या याचिका का इंतजार किए खुद से मामले को अपने हाथ में लेना। और इसका मतलब साफ है कि ये मुद्दा व्यवस्था के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट के इस सीधे हस्तक्षेप ने जांच एजेंसियों की कार्यवाही की गति को पूरी तरह से बदल दिया। I4C ने जनवरी 2026 में जो गहरी जांच शुरू की थी उसे एक नई ताकत मिली। ये I4C वाली जांच कोई साधारण जांच नहीं थी ना, जहां पुलिस एक एक नंबर को ट्रेस कर रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। I4C ने स्वचालित सुरक्षा प्रणालियों यानी ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। अच्छा, उन्होंने डेटा का विश्लेषण किया। हाँ, उन्होंने डेटा के विशाल प्रवाह का एनालिसिस किया, उन IP एड्रेसेस के गुच्छों की पहचान की जहां से ये कॉल जनरेट हो रहे थे और अपराधियों के काम करने के पैटर्न को मैप किया। और इसी तकनीकी मैपिंग का परिणाम वो विशाल आंकड़ा है जो सरकार ने सामने रखा है। केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने मिलकर एक साथ 9,400 व्हाट्सएप अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है। 9,400 अकाउंट्स, ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। बाप रे, 9,400 अकाउंट्स का एक साथ बैन होना ये साबित करता है कि ये अपराध किसी एक छोटे से कमरे में बैठे 2-4 लोगों का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुका है जिसमें कॉल सेंटर जैसे बड़े सेटअप मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल जो इस पूरी कार्यवाही पर खड़ा होता है, सिम कार्ड्स तो आजकल बहुत सस्ते हैं। 9,400 अकाउंट्स को डिलीट करना एक तरह से बहते पानी को रोकने जैसा नहीं है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मतलब एक रास्ता बंद होगा, अपराधी तुरंत नया नंबर और नया अकाउंट बना लेंगे। क्या सिर्फ अकाउंट्स बैन करना ही अंतिम उपाय है, या फिर सिस्टम उन जड़ों पर भी कोई प्रहार कर रहा है जहां से ये पूरा नेटवर्क पनप रहा है? देखिए, अगर रणनीति सिर्फ अकाउंट्स डिलीट करने तक सीमित होती तो ये बस एक वैकामोल का खेल बनकर रह जाता, जहां एक को मारो दूसरा सर उठा लेता है। वही तो। लेकिन जांच की गहराई से पता चलता है कि अब पूरा फोकस उस इकोसिस्टम को तोड़ने पर है जो इन अपराधियों को सफल बनाता है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है यूनिफाइड फ्रंट, यानी एक एकजुट मोर्चे का निर्माण। यूनिफाइड फ्रंट, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। पहले की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी खामी थी, रेड टेपिज्म या कहें ब्यूरोक्रेटिक लीटेंसी। मतलब अलग अलग विभागों का अपने अपने दायरे में काम करना और उनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में लगने वाला लंबा समय। एकदम सही। साइबर पुलिस अपनी जांच कर रही होती थी, RBI अपने स्तर पर बैंक अकाउंट्स को देख रहा होता था, ट्राई सिम कार्ड्स की नीतियां बना रही होती थी और CBI अपने अलग मामलों में उलझी होती थी। सब अलग अलग साइलोज में थे। हाँ, जब तक पुलिस किसी बैंक को कोई संदिग्ध खाता फ्रीज करने का नोटिस भेजती और बैंक उस पर कार्यवाही करता, तब तक अपराधी उस पैसे को कई लेयर्स में घुमाकर क्रिप्टो करेंसी में बदल चुके होते थे। बाप रे,
यानी पैसा गायब? बिल्कुल, वे विभागों की इसी सुस्ती का फायदा उठाते थे। तो ये नया यूनिफाइड फ्रंट इस सुस्ती को कैसे खत्म कर रहा है? अब I4C, RBI, ट्राई और CBI एक साझा रियल टाइम नेटवर्क पर आ गए हैं। इसे एक किल स्विच की तरह समझा जा सकता है। किल स्विच, ये कैसे काम करता है? अगर बैंक के सिस्टम में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन फ्लैश होता है जो डिजिटल अरेस्ट के पैटर्न से मेल खाता है, तो बिना किसी कागजी कार्यवाही के API इंटीग्रेशन के जरिए तुरंत टेलीकॉम विभाग को उस डिवाइस और नंबर को ब्लॉक करने का सिग्नल चला जाता है। ओह वाह, बिना किसी कागज पत्र के? हाँ, मिली सेकेंड्स में। और उसी सेकंड I4C उसका तकनीकी विश्लेषण शुरू कर देती है। ये रियल टाइम डेटा शेयरिंग अपराधियों के काम करने की खिड़की को बेहद छोटा कर देती है। ये एजेंसीज का तालमेल वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। समयहीन अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार था और अब उसी समय को कम किया जा रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी लड़ाई में टेक प्लेटफॉर्म्स, खासकर व्हाट्सएप, क्या कर रहे हैं? क्योंकि आखिरकार ये कॉल्स तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। क्या वे सिर्फ सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं या सिस्टम में कुछ नए फिल्टर भी लगा रहे हैं? नहीं, व्हाट्सएप भी अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव भूमिका में आ रहा है। अच्छा। वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण टेक फीचर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। कौन से? पहला है लोगो डिटेक्शन। लोगो डिटेक्शन मतलब प्रोफाइल पिक्चर वाली चीज? हाँ, हमने देखा है कि कैसे अपराधी प्रोफाइल पिक्चर में CBI का बैज, अशोक स्तंभ या किसी पुलिस अधिकारी की तस्वीर लगा लेते हैं जी। ताकि कॉलर आईडी पर वो असली दिखे। हाँ, और लोगों को लगता है कि सच में पुलिस का कॉल है। आप व्हाट्सएप के एल्गोरिदम ऑटोमेटिक रूप से ऐसी इमेजेस की पिक्सल मैपिंग करेंगे। जैसे ही कोई अनवेरिफाइड अकाउंट इन सरकारी चिन्हों को अपलोड करने की कोशिश करेगा, सिस्टम उसे वहीं फ्लैग कर देगा। ये तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है कॉल वार्निंग्स। ये फीचर अकाउंट की उम्र और उसकी नेटवर्क एक्टिविटी का एनालिसिस करेगा। अकाउंट की उम्र मतलब कब बना था? हाँ, अगर किसी यूजर को अचानक एक ऐसे विदेशी या अजनबी अकाउंट से वीडियो कॉल आती है जो कल ही बना है या जिस पर कोई नॉर्मल चैटिंग हिस्ट्री मौजूद नहीं है, तो स्क्रीन पर कॉल रिसीव होने से पहले ही एक बड़ी और स्पष्ट चेतावनी फ्लैश हो जाएगी कि ये कॉल संदिग्ध हो सकती है। ये तो घर के दरवाजे पर लगे एक स्मार्ट पीप होल या किसी एडवांस्ड सिक्योरिटी कैमरा की तरह काम करेगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता था? दरवाजे पर खटखटाहट हुई और इंसान ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़े भारूपिये को सीधे घर के अंदर एंट्री मिल गई। सही कहा। अब ये स्मार्ट पीप होल दरवाजा खोलने से पहले ही बता देगा कि जो व्यक्ति बाहर पुलिस की वर्दी में खड़ा है वो असल में एक ठग है। ये एक बेहतरीन तकनीकी ढाल है। हाँ, इससे लोग अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन तकनीक हमेशा एक आर्म्स रेस की तरह होती है ना। स्कैमर्स ये जान जाएंगे कि लोगो लगाने से अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं तो वे लोगो लगाना बंद कर देंगे। ये तो है। वे हैक किए गए पुराने और एस्टैब्लिश्ड अकाउंट्स को खरीदकर वहां से कॉल करना शुरू कर देंगे ताकि कॉल वार्निंग्स को बाईपास किया जा सके। जब भी एक तकनीकी दरवाजा बंद होता है तो ये अपराधी कोई ना कोई रोशनदान ढूंढ ही लेते हैं। ये खतरा तो हमेशा बना रहता है। ऐसे में क्या सिर्फ तकनीक के भरोसे उस समस्या को खत्म किया जा सकता है जिसकी जड़ें इंसानी डर और अज्ञानता में? देखिए, तकनीक कभी भी अपने आप में 100% अचूक नहीं होती। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो इंसान को वो जरूरी बफर टाइम या सोचने का समय दे दे जिसे ये अपराधी खत्म करना चाहते हैं। पैनिक विंडो को तोड़ने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाता है। लेकिन असली और सबसे मजबूत ढाल सिर्फ और सिर्फ जागरूकता ही है। अवेयरनेस। हाँ, जब आम जनता के बीच ये बात पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी कि दुनिया की कोई भी असली जांच एजेंसी कभी भी व्हाट्सएप पर नोटिस नहीं भेजती और ना ही स्काइप पर कैमरा के सामने बंदी बनाकर पूछताछ करती है, तब ये डर का पूरा व्यापार अपने आप ठप हो जाएगा। सही बात है। जानकारी ही वो लॉजिकल ओवरराइड है जो इस एमिगडाला हाईजैक को रोक सकता है। एकदम सही। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। असली एजेंसियों की जांच के अपने तय कानूनी तरीके होते हैं। वे समन भेजती हैं, थाने बुलाती हैं। वे व्हाट्सएप पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। ये एक तथ्य है जिसे हर नागरिक के दिमाग में दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को ये बात समझनी होगी। अब तक हमने बात की कि ये खौफनाक जाल कैसे काम करता है। सरकार और टेक कंपनियों ने इसे काटने के लिए कैसे एक यूनिफाइड फ्रंट और 9400 अकाउंट्स बैन करने जैसे कदम उठाए हैं। लेकिन अब इस डीप डाइव के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। भविष्य की सुरक्षा और रोकथाम अपनी जगह है, लेकिन उन हजारों लोगों का क्या जो पहले ही इस जाल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। किसी का रिटायरमेंट फंड, किसी की पूरी जीवन भर की गाड़ी कमाई, सब कुछ उन चंद घंटों के खौफ में लुट चुका है। ये सबसे दुखद पहलू है इस पूरे स्कैम का। तो क्या हमारी व्यवस्था के पास उनके लिए कोई उम्मीद है? देखिए,
अक्सर ऐसे मामलों में ये मान लिया जाता है कि एक बार पैसा गया तो वो हमेशा के लिए चला गया। लेकिन इस मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, वो क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित कर रहे हैं। किस बारे में है ये बैठकें? इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य एक मुआवजा रूपरेखा यानी कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क तैयार करना है, जो विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट और ऐसे गंभीर ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों को राहत प्रदान कर सके। वाओ! राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क का बनना कानूनी और सामाजिक नजरिए से एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक शिफ्ट है। एकदम सही। आमतौर पर जब कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है तो बैंक या सिस्टम यही तर्क देते हैं कि चूंकि ओटीपी या मनी ट्रांसफर खुद यूजर ने किया है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी उसी की है। ये नया फ्रेमवर्क तो इस विक्टिम ब्लेमिंग की मानसिकता को चैलेंज करता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही मैच्योर दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का संकेत है। सरकार और कानूनी व्यवस्था अब ये स्वीकार कर रही हैं कि जब कोई आम नागरिक एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और ऑर्गेनाइज साइबर सिंडिकेट के निशाने पर आता है जो एडवांस टेक और मनोवैज्ञानिक हेरफेर का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सिर्फ उस नागरिक की व्यक्तिगत लापरवाही का मामला नहीं रह जाता। सही बात है, वो एक डर के साए में था। हाँ, और इसीलिए ये एक संस्थागत विफलता यानी इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी है। हालांकि ये फ्रेमवर्क अभी शुरुआती चरण में है। हाँ, डिटेल्स तय होना बाकी होंगी। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली, पैसा कहाँ से आएगा? क्या वो जब्त किए गए अपराधियों के खातों से होगा या कोई विशेष कोष बनाया जाएगा? ये सब तय होना भी बाकी है। लेकिन इस विचार का मेन स्ट्रीम में आना ही उन पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें अब तक सिर्फ सिस्टम के चक्कर काटने पड़ते थे। तो अगर इस पूरी चर्चा के सभी बिंदुओं को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। एक तरफ दुनिया भर में फैले हुए साइबर अपराधी हैं जो कोई जादुई हैकिंग करने के बजाय इंसानी दिमाग के डर और उसकी कमजोरियों के साथ खेल रहे हैं। वे सत्ता का रूप धारण करके आम लोगों को उनकी अपनी ही स्क्रीन्स के सामने बंधक बना रहे हैं। और दूसरी तरफ उस खतरे से निपटने के लिए पहली बार एक चौतरफा युद्ध लड़ा जा रहा है जिसमें सब शामिल हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का दखल, I4C द्वारा विशाल डेटा का एनालिसिस, अलग अलग एजेंसियों का आपस में जुड़कर रियल टाइम कार्यवाही करना, व्हाट्सएप की नई लोगो डिटेक्शन तकनीक और मुआवजे जैसी नीतियों पर विचार। ये एक बहुत ही मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण है जो इस अपराध की जड़ों पर प्रहार कर रहा है। बिल्कुल। ये जानकारी इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा या समझदार क्यों ना हो, कभी ना कभी थका हुआ, तनाव में या असावधान हो सकता है और ठीक उसी वक्त वो अनजान कॉल आ सकती है। हाँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जानकारी दिमाग के उस तार्किक हिस्से को दोबारा जगा देती है जिसे डर सुन करने की कोशिश करता है। जब किसी को पता होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानूनी शब्द इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो इंसान घबराएगा नहीं, बल्कि उस फर्जी पुलिस वाले का फोन काटकर उसे तुरंत ब्लॉक कर देगा। सतर्कता और जानकारी ही इस मनोवैज्ञानिक जाल की सबसे अचूक काट है। इसके बिना कोई तकनीक पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकती। बिल्कुल, लेकिन इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। वो क्या? हम ये बात कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल एक वित्तीय मुआवजे की रूपरेखा बना रहे हैं, जो कि एक शानदार कदम है। लोगों की लुटी हुई गाड़ी कमाई किसी तरह उन्हें वापस मिलनी ही चाहिए। लेकिन असली सवाल कुछ और है। कैसा सवाल? जो व्यक्ति अपने ही सुरक्षित घर में, अपने ही बेडरूम में घंटों तक मौत और बदनामी के खौफ में बैठा रहा हो, जिसे स्क्रीन पर मौजूद एक अपराधी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो, उस मनोवैज्ञानिक आघात की भरपाई कौन करेगा? ये वाकई एक बहुत गहरा पॉइंट है। पैसे तो शायद इस कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क के जरिए किसी दिन वापस आ भी जाएं, लेकिन उस डिजिटल ट्रॉमा का क्या, जो किसी अनजान नंबर के फ्लैश होते ही उस इंसान की धड़कनें तेज कर देता है? क्या हमारी व्यवस्था, हमारा समाज और हमारा चिकित्सा तंत्र साइबर अपराध के इस गहरे और अदृश्य मानसिक घाव को समझने और उसका इलाज करने के लिए तैयार है? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।